कल हम लोग परमार वंश पढ़े थे। क्या पढ़े थे? परमार वंश। परमार वंश कहाँ है? मालवा का। मालवा में परमार वंश है, ये मैंने आपको बताया था। जो मालवा का परमार वंश है, ये किसका सामंत था? प्रतिहार का सामंत था। प्रतिहार का सामंत था, ये मैंने बताया था। प्रतिहार के सामंत थे ये। तो कौन सा राजा पहला ऐसा राजा था जो प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर अपना राज्य स्थापित किया मालवा का परमार वंश में? तो उसका नाम है सियक या श्रीहर्ष। पहला स्वतंत्र शासक मालवा का परमार वंश का यही था, जो प्रतिहारों से स्वतंत्र हुआ। उपेंद्र जो था शासक, जो संस्थापक था, वो स्वतंत्र शासक नहीं था, स्वतंत्र शासक यही था। कोई दिक्कत? दूसरा ये कहना चाह रहे थे कि वाकपति मुंज, ये वाकपति मुंज जो है, ये कुछ टाइटल या उपाधि लिया था। श्री वल्लभ, आदि वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ, ये सभी जो है परमार वंश के शासक हैं। ठीक। फिर हम लोग राजा भोज का चर्चा किए थे। राजा भोज काफी विद्वान शासक था और इसने कवि राजा का उपाधि लिया था। राजधानी को उज्जैन से धारा लाया था। शायद ये सब बता दिए थे कल। अगर नहीं बताए हैं तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। और 1008 ईस्वी में हिंदू शाही वंश का राजा था आनंदपाल, उसको महमूद गजनी के खिलाफ सपोर्ट किया था। महमूद गजनी के खिलाफ सपोर्ट किया था, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कल हम लोगों ने चंदेल वंश का चर्चा किया था। चंदेल वंश का एक शासक विद्याधर का चर्चा हम लोगों ने किया था। विद्याधर का इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं बताना चाह रहा था, कि इसको मुसलमान लेखक नंद तथा विद्या कहते हैं। नंद या विद्या कहते हैं। मुसलमान लेखक विद्याधर का उल्लेख नंद या विद्या के रूप में करते हैं। बाकी फैक्ट्स तो मैंने बता ही दिया था कि विद्याधर ने क्या किया था, ये सब तो मैंने आपको बता दिया था। तो यह है आपका थोड़ा सा कल जो हम पढ़ाए थे, उसमें से कुछ पॉइंट था जो मैं चाह रहा था कि आपको बता दूं। आज हम लोग गुजरात का चालुक्य वंश पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुजरात का चालुक्य वंश। गुजरात चालुक्य वंश। चालुक्य वंश को सोलंकी वंश भी कहा जाता है। चालुक्य वंश को क्या कहा जाता है? सोलंकी वंश भी कहा जाता है। मैंने बताया था आपको कि पृथ्वीराज रासो में जो चंबरदाई के द्वारा लिखा हुआ है, उसमें एक कथा वर्णित है कि माउंट आबू जो राजस्थान में है, वहाँ अग्नि से जो यज्ञ हो रहा था, ऋषि वशिष्ठ कर रहे थे, उसे 4 राजपूत राजवंशों का उदय हुआ था, प्रतिहार, परमार, चालुक्य। तो ये चालुक्य अग्नि कुल से उत्पन्न है। अग्नि यज्ञ जो हो रहा था उसी से उत्पन्न है। तो काफी पवित्र शासक है। इस वंश का जो शासक है उसका नाम है मूलराज प्रथम। क्या नाम है? मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम ने राजधानी अनिलवाड़ा को बनाया। अनिलवाड़ा को बनाया था और गुजरात के बहुत सारे क्षेत्रों को यह जीता था। मूलराज प्रथम शैव धर्म को सपोर्ट करता था। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुजरात का चालुक्य वंश के शासक किस धर्म को सपोर्ट करते थे, तो आप लोग आंसर दीजिएगा जैन धर्म। ये मैं क्लियर शुरू में ही क्लियर कर देता हूं।
यह मूलराज प्रथम व्यक्तिगत रूप से शैव धर्म को ज्यादा प्रश्रय देता था, लेकिन गुजरात के चालुक वंश के अधिकांश शासक जैन धर्म को ही प्रोत्साहन देते थे। इसलिए परीक्षा में जब पूछा जाए कि गुजरात के चालुक वंश के शासक किस धर्म को प्रश्रय देते थे, तो आप आंसर शैव धर्म को ही दीजिएगा। मूलराज प्रथम ने अनिवाला को राजधानी बनाया और शैव धर्म को प्रोत्साहन दिया। मूलराज प्रथम के बाद भीम प्रथम शासक बने और भीम प्रथम का समय है 1022 से 1064 ईस्वी तक। काफी समय तक इसने शासन किया। भीम प्रथम के समय में जो महमूद गजनबी है, जानते होंगे महमूद गजनबी को, आप लोग पढ़ाएंगे। अभी आप इतना ही जानिए कि महमूद गजनबी 1025 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पर। किस मंदिर पर किया था? सोमनाथ मंदिर पर किया था। सोमनाथ मंदिर जो है शिव भगवान का मंदिर है। किस भगवान का मंदिर है? शिव भगवान का मंदिर है। उस समय भीम प्रथम ही शासक था और 1025 में आक्रमण किया था। यह मंदिर जो पहले था वो ईंट का था और लकड़ी का था। तो भीम प्रथम ने इस मंदिर को पत्थर का बनाया। इस मंदिर को भीम प्रथम ने पत्थर का बनाया। भीम प्रथम का ही मंत्री था विमल शाह। भीम प्रथम का मंत्री कौन था? विमल शाह। इसने दिलवाड़ा, राजस्थान में एक जगह है दिलवाड़ा, वही है माउंट आबू। माउंट आबू में जैन मंदिर बनाया था। माउंट आबू में क्या बनाया था? जैन मंदिर बनाया था। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स है जो इनके बारे में जानना आपको जरूरी है। भीम प्रथम के बाद शासक बने जय सिंह सिद्धराज। प्रमुख शासक थे जय सिंह सिद्धराज। भीम प्रथम के बाद शासक कौन बने? जय सिंह सिद्धराज। ये भी जैन धर्म को प्रश्रय देते थे और इनके दरबार में जैन विद्वान हेमचंद्र रहते थे। इनके दरबार में कौन रहते थे? जैन विद्वान हेमचंद्र रहते थे। जय सिंह सिद्धराज के समय में सिद्धपुर, गुजरात में एक जगह है, वहां पर सिद्धपुर महाकाल का मंदिर बनाया गया था। सिद्धपुर महाकाल मंदिर बनाया गया था इसी समय में, और इसको बनाने वाले कौन थे? जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज के बाद शासक बने कुमारपाल। कुमारपाल जैन गुरु हेमचंद्र के प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है और परम अर्हत का उपाधि लेता है। और क्या लेता है? परम अर्हत का उपाधि लेता है। कुमारपाल ने अहिंसा का सिद्धांत अपने साम्राज्य में लागू किया। अहिंसा का सिद्धांत जो है अपने साम्राज्य में लागू किया। ये कुमारपाल का इंपॉर्टेंट चीज है। हेम कुमारपाल के बाद जो है अजयपाल शासक बनते हैं 1172 से 1176 तक। इस समय में, अजयपाल के समय में, शैव धर्म और जैन धर्म के बीच लड़ाई शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया और काफी जैन मंदिर और जैन गुरु मारे गए अजयपाल के समय में। अजयपाल के बाद शासक बनते हैं आपको मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय का समय है 1176 से 1178 तक। मूलराज द्वितीय का समय है 1176 से लेकर 1178 तक। मूलराज द्वितीय के बाद शासक बनते हैं भीम द्वितीय। मूलराज द्वितीय के बाद शासक बनते हैं भीम द्वितीय। इनका समय है 1178 से एडी से 1195 एडी। देखिए कहीं कहीं किताब में इसको भीम द्वितीय को मूलराज द्वितीय भी लिखा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और कभी कभी यह भी लिखा होता है कि चालुक्य वंश का अंतिम शासक था, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा
कि अगर भीम द्वितीय ऑप्शंस में रहेगा या मूलराज द्वितीय ऑप्शंस में रहेगा, इसलिए आप लोग यहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। 1178 AD में मोहम्मद गोरी भारत पर हमला करता है, गोमल दर्रा होकर हमला करता है। गोमल दर्रा से हमला करते हुए वो चलाता है राजपूताना, और राजपूताना होकर वो गुजरात पर हमला करता है। लेकिन इस युद्ध में भीम द्वितीय ने बुरी तरह मोहम्मद गोरी को पराजित किया। इसलिए मोहम्मद गोरी यह बात समझ गया कि कभी भी हम राजस्थान होके गुजरात पर जब आक्रमण करेंगे, भारत के मुख्य भूमि पर जीत नहीं पाएंगे। यह युद्ध जो है आबू का युद्ध, इसको आबू का युद्ध कहा जाता है। आबू का युद्ध कहा जाता है। फिर वह इस रास्ता को ही छोड़ दिया, गोमल दर्रा को ही छोड़ दिया। फिर से जो है वो अफगानिस्तान के बोलन दर्रे से भारत की ओर पंजाब जो है का क्षेत्र होते हुए से हमला किया भारत पर, क्योंकि इस क्षेत्र से वो समझ गया कि हम जीत नहीं पाएंगे। इसी का भीम द्वितीय का मंत्री था लवन प्रसाद। लवन प्रसाद ने बघेल वंश का स्थापना किया। लवन प्रसाद ने किस वंश का स्थापना किया? बघेल वंश का स्थापना किया। गुजरात में एक जगह है मोढेरा। मोढेरा का सूर्य मंदिर भी इसी समय बना था। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में। अब है कलचुरी वंश। इसको चेदी वंश भी कहा जाता है। इनकी राजधानी है त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक। इस वंश का संस्थापक था कोक्कल प्रथम। इस वंश का संस्थापक कौन था? कोक्कल प्रथम। कोक्कल प्रथम इस वंश का एक सबसे इंपॉर्टेंट राजा था गांगेयदेव। इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था? गांगेयदेव। इसी वंश का एक राजा कर्ण था, और कर्ण को पराजित करता है चंदेल वंश का शासक कीर्तिवर्मन। चंदेल वंश का शासक किसने पराजित करता है? कीर्तिवर्मन। गांगेयदेव इस वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। कलचुरी वंश के दरबार में राजशेखर भी रहते थे। राजशेखर याद है ना? महिपाल प्रतिहार वंश के साथ कलचुरी दरबार में रहते थे, और वहां प्रतिहार शासक के दरबार में भी थे। महेंद्रपाल और महिपाल के दरबार में थे, और फिर कलचुरी वंश के दरबार में भी रहते थे। तो ये कलचुरी वंश या चेदी वंश की सूचना हो गई। उसके बाद है पूर्वी गंग वंश। यह उड़ीसा में था, पूर्वी गंग वंश, और इसका संस्थापक था अनंत वर्मन चोडगंग। अनंत वर्मन चोडगंग। इसका जो समय है 976 AD से 1048 AD तक, और ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है इसी ने बनाया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने बनाया था? इसी ने बनाया था। तो यह इस काल के कुछ इंपॉर्टेंट राज्य हो गए। एक दो छोटा मोटा फैक्ट्स मैं चाहता हूं कि आपको दे दूं, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसे प्रश्न को पूछ लेता है। पहला फैक्ट्स मैं देना चाह रहा हूं कि दिल्ली की स्थापना तोमर वंश का शासक किया था। तोमर वंश का शासक अनंगपाल ने किया था 11वीं शताब्दी में। इसको थोड़ा सा दिल्ली की स्थापना, दिल्ली को दिल्लिका कहा जाता था। दिल्ली को क्या कहा जाता था? दिल्लिका।
तो दिल्लिका की स्थापना तोमर वंश का शासक अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी में किया था। ये किताब है गौरवह, और एक शासक है कन्नौज का शासक यशोवर्मन। इस कन्नौज के शासक यशोवर्मन का एक दरबारी इतिहासकार था वाकपति। इस वाकपति ने गौरवह लिखा था, जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन का वीरता का वर्णन है। एक थे कृष्ण मिश्र, उन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नामक पुस्तक लिखा था। प्रबोध चंद्रोदय नामक पुस्तक लिखा था। तो ये सब कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। हो सकता है कि परीक्षाओं में ये सब पूछ लिया जाए। मेरे ख्याल से जो राजपूत राज्य है इस काल के, वो सब समाप्त हो गया। एक फैक्ट्स और चाह रहा हूं कि मैं दे दूं। हर्षवर्धन की बेटी का शादी, हर्षवर्धन याद ही होगा कि बेटी की शादी वल्लभी वंश के शासक, जो मैत्रक वंश के शासक थे, वल्लभी के मैत्रक वंश के शासक थे ध्रुवसेन द्वितीय से विवाह हुआ था। ये थोड़ा याद रख लीजिएगा, ध्रुवसेन द्वितीय से इसका विवाह हुआ था। यही सब कुछ फैक्ट्स है, और इस प्रकार से यह समाप्त हो गया। अब हम लोग राजपूत थोड़ा सा सामंतवाद का भी थोड़ा सा वर्णन करेंगे कि सामंतवाद आखिर है क्या, और थोड़ा सा जो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट जो आपस में लड़े हैं वो भी थोड़ा सा देखेंगे, और दक्षिण भारत का इतिहास भी देखेंगे। अभी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बीच में हम लोग संक्रमण का फेज है। पुराना अभी समाप्त नहीं हुआ है और नया का जन्म नहीं हुआ है। इसी समय भारत में इस्लाम भी आता है, थोड़ा इस्लाम का भी चर्चा करेंगे। तो ये सब हम लोग, आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उसको ठीक से पढ़िए। परीक्षाओं में इनसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। यह काफ़ी इतिहास का प्रमाणिक आपको जो भी क्लास दिया जा रहा है वो काफ़ी समझ बूझ के दिया जा रहा है। शिक्षण के लिए भी है, जो एग्जाम देना चाहते हैं या जो इतिहास के विषय में एक गंभीर सोच पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो है। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद।